हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। एटॉमिक स्ट्रक्चर इस चैप्टर का रिवीजन हम कर रहे हैं। थ्योरी ऑलरेडी रिवाइज हो चुका है। लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी हमने किया था। आज के लेक्चर में थोड़े और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ फॉलोइंग स्पीशीज क्रोमियम प्लस, कोबाल्ट 3 प्लस, कॉपर प्लस और Mn मैग्नीज 4 प्लस। मैग्नेटिक मूवमेंट आपको निकालना है। मैग्नेटिक मूवमेंट का क्या फॉर्मूला होता है? n इंटू एन प्लस टू अंडर रूट। यूनिट क्या होता है? बोहर मैग्नेटॉन। तो ये बेसिकली हम क्वांटम नंबर्स के टॉपिक्स पे आ गए। मैग्नेटिक मूवमेंट आपको निकालना है और मैग्नेटिक मूवमेंट के करेक्ट ऑर्डर में इन चारों स्पीशीज को प्लेस करना है। तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n यहाँ पे क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी ज्यादा होगा। तो बेसिकली आपको इन चारों स्पीशीज में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप कब बता सकते हो? जब इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता हो। तो क्रोमियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? क्रोमियम कितने पे आता है? 24 पे। ये कितने पे आता है? 27, ये 29 और ये 25। 24 पे आता है तो 3d4 होगा बेसिकली। 18 प्लस 4s2 3d4। लेकिन आपको पता है कि ये इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये नेचुरली ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। इससे ज्यादा स्टेबल क्या होता है? 18 प्लस 4s1 3d5। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 में। अब ये तो इसका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में टोटल 3 रूल्स को फॉलो करके इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। एक रूल अपने पास क्या होता है? अबव प्रिंसिपल। अबव प्रिंसिपल में क्या बोलता है कि लोअर एनर्जी लेवल में पहले इलेक्ट्रॉन फिल करो, हायर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल में बाद में इलेक्ट्रॉन फिल करो। तो ये तो इलेक्ट्रॉन फिल करने का ऑर्डर है। अब यहां से आपको क्या करना है कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो एक इलेक्ट्रॉन आपने अगर 3d5 में से रिमूव कर दिया, 18 प्लस 4s1 3d4 अगर ये बना दिया क्रोमियम प्लस, तो ये गलत है। केवल इतनी गलती आप कर सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन अगर आपको रिमूव करना है तब जाके क्रोमियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव किया जाता है? आउटर मोस्ट शेल में से। तो आउटर मोस्ट शेल 3d5 नहीं है। 3d5 बेसिकली एक सबशेल है और ये जो 3d सबशेल है थर्ड शेल का पार्ट है। 4s सबशेल फोर्थ शेल का पार्ट है और फोर्थ शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल। तो कहां से रिमूव करना पड़ेगा? ये आप इसको इस तरीके से लिख दो, ये थर्ड शेल तक के इलेक्ट्रॉन फिल है, ये फोर्थ शेल में चले गए, आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन हटा दो तो कितना आ जाएगा? 18 प्लस 3d5 और कितना हो गया? 4s0। 18 इलेक्ट्रॉन तक सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। आपको क्या निकालना है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और 3d5 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? तो जो 3d सबशेल है इस सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल है, 5 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है। सबसे पहले पेयरिंग आप नहीं करते हो, तो विदाउट पेयरिंग जब इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो 5 ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इस तरीके से फिल हो जाएंगे। पेयरिंग करने का मौका नहीं है। टोटल 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो n इक्वल टू कितना हो गया? 5। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट केवल इतना ही है कि ट्रांजिशन मेटल जो ये हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन आपको हटाना है। तो इलेक्ट्रॉन जब हटाओगे तो आउटर मोस्ट शेल में से हटाना है और आउटर मोस्ट शेल इनमें कौन सा होगा? 4s ही होगा। आउटर मोस्ट शेल में से जब इलेक्ट्रॉन हटा दोगे और उसके बावजूद भी अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि और इलेक्ट्रॉन अगर आपको हटाने, फिर इनर शेल पे आओगे। इनर शेल में फिर क्या प्रेजेंट होगा? जैसे मान लो कि 4s में से हटा दिया, अब उसके बावजूद भी अगर और इलेक्ट्रॉन हटाने हैं तो इनर शेल कौन सा हो गया? थर्ड। तो थर्ड में क्या प्रेजेंट है? 3s, 3p और 3d। आप सबसे पहले किस में से रिमूव करोगे? सभी का शेल नंबर तो 3 है, लेकिन s न्यूक्लियस से नजदीक होता है, p भी न्यूक्लियस से नजदीक होता है, d न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर होता है। तो जितना ज्यादा दूर होगा उसी को आप एक तरीके से आउटर मोस्ट कंसिडर करोगे। और अगली बार जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो 3d से करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले कहां से रिमूव करना है? 4s से। तो यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 5। अब बताओ, अब नेक्स्ट यहां पे देखना आप, कॉपर 3 प्लस की बात करें तो 27 पे आता है। कितना होता है? 4s2 3d7। 2 हटा दो, 3d7 में से एक चला गया तो 3d6 हो जाएगा। और 3d6 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने पास कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कॉपर 2 प्लस कितना होता है? 4s2 3d9 होता है 29 पे, लेकिन ये कितना हो जाएगा? 4s1 3d10 हो जाएगा। 4s1 से एक हटा दो आउटर मोस्ट शेल में से तो 3d10 कंप्लीटली फिल्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर्ड होंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 0। Mn4 प्लस 25 पे होता है ना, तो 3d5 4s2 और 18 ये कॉन्फ़िगरेशन होगा।
Mn4 प्लस आउटर मोस्ट शेल में से 2 हटाए, 2 और हटाने तो 3d5 में से 2 हटाओ तो 3d3 हो गया। तो 3d3 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 3 ही आएंगे। तो यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक जगह 5 है, एक जगह 4 है और एक जगह 0 है। तो बताइए जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा। तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा क्रोमियम प्लस का, कॉबाल्ट 3 प्लस का, Mn4 प्लस का और कॉपर +1 का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो एग्जैक्टली 0 आ जाएगा। पहले तीनों स्पीशीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। और CO प्लस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कैसा होगा? डायमैग्नेटिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। MnX प्लस आयन हैज सेम मैग्नेटिक मूवमेंट एज दैट ऑफ निकल 2 प्लस, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। दोनों का मैग्नेटिक मूवमेंट सेम है, मतलब दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है। तो निकल कितने पे आता है? 28 पे। 18 + 4s2 3d8, 2 हटा दिए 3d8। 3d8 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेसिकली यहाँ पे कितने हैं? 2। और Mn में भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने लाने हैं? 2। 18 + 4s2 3d5 होता है ये। 3d5 में सारे के सारे अनपेयर्ड होते हैं। 4s में अभी कितने हैं? पेयर्ड है। आयन आपको बनाना ही है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन यहां से हटाने ही है। बताइए एक इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो कितने अनपेयर्ड हो जाएंगे? 6। 2 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 5। ये इलेक्ट्रॉन हटाया, ये हटाया, ये हटाया, तब जाके 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड यहाँ पे होंगे। तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे। Mn5 प्लस आयन होना चाहिए। तो बताइए Mn5 प्लस इज इक्वल टू Mnx प्लस, x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। Mn5 प्लस ऐसा आयन होगा जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकल 2 प्लस आयन के साथ सेम होगा। तो ये पहले दोनों क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए। क्वांटम नंबर्स पढ़ने के बाद आपने मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ा था और मैग्नेटिक मूवमेंट के फॉर्मूले का यूज करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन से है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन से आजकल जेईई एडवांस में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जो शुरुआती पार्ट है ना, बोहर मॉडल तक का कैलकुलेटिव पार्ट, उस पार्ट से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। और क्वांटम नंबर्स और श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन, ये दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा एटॉमिक स्ट्रक्चर से अगर क्वेश्चन आएगा तो यही दोनों टॉपिक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, एक इलेक्ट्रॉन का रेडियल फंक्शन आपको दे रखा है, रेडियल वेव फंक्शन, और ये बताना है कि न्यूक्लियस से मैक्सिमम कितने डिस्टेंस पे और मिनिमम कितनी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 है, मतलब कि रेडियल नोड कहां पे है। रेडियल नोड पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन दैट इज 0। और इस ऑर्बिटल का आपको रेडियल वेव फंक्शन दे रखा है। रेडियल वेव फंक्शन से ही मतलब होता है, एंगुलर वेव फंक्शन से तो कोई मतलब है नहीं हमें। कितना है? 1/16 √4 ऐसा कुछ है क्या? Z/A0 रेज़ टू पावर 3/2 सिग्मा -1 सिग्मा स्क्वायर -8 सिग्मा +12। कुछ ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा समझना होगा। सिग्मा इज इक्वल टू कितना है? 2ZR/A0। हाइड्रोजन एटम की बात कर रखी है। क्वेश्चन क्या है? मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रेडियल नोड फ्रॉम न्यूक्लियस। तो ये इक्वेशन देख के, रेडियल वेव फंक्शन का इक्वेशन देख के आपको लग रहा है कि ये तो बहुत ही भारी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी एक रेडियल वेव फंक्शन का ग्राफ रिकॉल करने की कोशिश करो। जैसे मान लो कि मैं 2s के लिए रेडियल वेव फंक्शन का जो ग्राफ है ये बना देता हूं। रेडियल वेव फंक्शन कैपिटल R वर्सेस स्मॉल r डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। तो ये रेडियल वेव फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ये यहां पे अपने पास क्या प्रेजेंट होता है? रेडियल नोड। और रेडियल नोड पे आप देख ही रहे हो कि जो रेडियल वेव फंक्शन का वैल्यू है ये कितना आ जाएगा? 0। यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एक तरीके से कितना हो जाता है? 0। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एक तरीके से। ये जो फेज अपने पास है इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक तरीके से 1s ऑर्बिटल बोल सकते हैं। 1s ऑर्बिटल, जैसे मान लो कि न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के आसपास जहां पर भी स्फेरिकल शेप में इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी होता है, तो
तो इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी जहां पे हाईएस्ट होता है उस रीजन को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। स्फेरिकल शेप में अगर ऐसा प्रोबेबिलिटी आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, 1s ऑर्बिटल। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन नहीं है, वापस से इलेक्ट्रॉन है, तो 1s के बाद अपने पास वापस से स्फेरिकल शेप में जहां पर इलेक्ट्रॉन का ये इस तरीके से डायग्राम आएगा, इसको क्या बोलेंगे, 2s ऑर्बिटल। लेकिन 1s और 2s ऑर्बिटल के बीच में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, रेडियल नोड। किन्हीं भी दो ऑर्बिटल के बीच में रेडियल नोड प्रेजेंट होता है, और रेडियल नोड का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितना होता है, 0। तो बेसिकली रेडियल वेव फंक्शन की वैल्यू 0 आप पुट कर दो, इसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन मिलता रहेगा। इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे जाके 0 होगा, इनफाइनाइट पे। तो ये बेसिकली जो रीजन है, इस रीजन को आप क्या बोलोगे, 2s। और ये आपने पता कर लिया कि ये जो पर्टिकुलर अपने पास रेडियल वेव फंक्शन का ग्राफ है, ये किसका है, 2s में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके लिए है। लेकिन आपको मैं यहाँ से केवल इतना समझाना चाहता था कि ये ग्राफ जहाँ पे कट करता है, रेडियल वेव फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाता है, और जहाँ पे भी कट करता है इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या प्रेजेंट है, रेडियल नोड। तो अब तो बहुत इजी हो गया। इसने भी यही पूछा है कि रेडियल नोड कहाँ पे प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस से क्या डिस्टेंस आएगा। तो रेडियल वेव फंक्शन का वैल्यू क्या पुट कर दो, 0। ये 0 नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये दोनों 0 हो सकता है। तो सिग्मा का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। और यहां से सिग्मा का वैल्यू क्या आएगा, 6 और 2। और सिग्मा अपने पास क्या है, एक तरीके से 2ZR, 1 हो गया R/A0। तो बेसिकली सिग्मा अपने पास एक तरीके से डिस्टेंस फ्रॉम रेडियस ही है, बस यहाँ पे 2/A0 का फैक्टर एक्स्ट्रा है। सिग्मा की वैल्यू ज्यादा होगी तो रेडियस का वैल्यू या डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस ये भी ज्यादा होगा। तो सबसे आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालना है और मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है। मिनिमम कहाँ पे आएगा, सिग्मा इक्वल टू 1 पे आएगा। मैक्सिमम कहाँ आएगा, सिग्मा इक्वल टू 6 पे आएगा। तो ये वैल्यू 1 पुट करो या 6 पुट करो तो ये कितना हो जाएगा, 6A0 डिवाइडेड बाई 2 या 1A0 डिवाइडेड बाई 2। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, A0 डिवाइडेड बाई 2, 6A0 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 3A0। तो मिनिमम इस डिस्टेंस पे रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 हो जाएगा, या रेडियल वेव फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा, या और क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 0 होगी। रेडियल नोड का डिस्टेंस होगा, और ये अपने पास हाईएस्ट डिस्टेंस ऐसा होगा जहां पर रेडियल नोड आ सकता है। तो श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन में ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से हमने अटेम्प्ट कर लिया। वैसे आज जो क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे उसमें ये ग्राफ्स वापस से आपको रिकॉल करने हैं। ग्राफ्स हम किस किस के बनाते हैं, रेडियल वेव फंक्शन ऑफ एनी ऑर्बिटल वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी R² वर्सेस न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है, और 4πr² इंटू R²। इसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं, वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। ये तीनों ग्राफ आपको प्लॉट करने होते हैं, और ये तीनों ग्राफ किसी भी ऑर्बिटल के लिए प्लॉट करना आना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रिक आपको बता रखी है कि s ऑर्बिटल का ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और p, d, f, g, h जो भी ऑर्बिटल है इन सारे ऑर्बिटल्स के ग्राफ सिमिलर होते हैं। तो वो ट्रिक भी अगर आपको पता है तब भी आप ये आगे के क्वेश्चंस कर पाओगे। टोटल 3 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, रेडियल वेव फंक्शन ऑफ एन ऑर्बिटल इज प्लॉटेड अगेंस्ट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। तो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल का रेडियल वेव फंक्शन प्लॉट किया गया है अगेंस्ट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, और ये ग्राफ अपने पास ऐसा आ रहा है। कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार। तो यहाँ पे रेडियल नोड अपने पास कितना हो गया, एक तरीके से 2। रेडियल वेव फंक्शन का ग्राफ है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, एक्सिस से। तो एक्सिस से जो ग्राफ स्टार्ट होता है वो किसका होता है, एस ऑर्बिटल का, और जो 0 से ग्राफ स्टार्ट होता है वो किसका होता है, पी, डी, एफ, जी, एच किसी भी ऑर्बिटल का हो सकता है। तो फिलहाल आपको क्या पता है कि एस ऑर्बिटल का ग्राफ है, और एक ऐसे ऑर्बिटल का ग्राफ होना चाहिए जिसके लिए रेडियल नोड कितना आ जाए, 2। तो बताइए कौन सा ऑर्बिटल हो सकता है, ये फाइंड आउट करो। 1s ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड कितना होता है, 0, और टोटल कितनी रेडियल नोड आपको लानी है, 2। तो 1s + 2 किसका ग्राफ होगा, 3s का। और इनफैक्ट 3s का ग्राफ ये होना ही चाहिए, क्योंकि देख लो रेडियल नोड दिखा देता हूं। न्यूक्लियस के बाद क्या आएगा, 1s, 2s, 3s। 2s में इलेक्ट्रॉन होंगे, 1s में इलेक्ट्रॉन होंगे, 3s में इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन 2 ऑर्बिटल के बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। वहां पे क्या आता है, रेडियल नोड। तो ये एक रेडियल नोड हो गया, 1s और 2s में एक रेडियल नोड हो गया, 2s और 3s के बीच में एक रेडियल नोड हो गया। टोटल रेडियल नोड अपने पास कितने आ गए, 2 रेडियल नोड 3s ऑर्बिटल के लिए होता है। तो ये 3s ऑर्बिटल का ही रेडियल वेव फंक्शन का ग्राफ है। अब आगे क्वेश्चन क्या है, ड्रा R² वर्सेस R एंड 4πr² इंटू R² वर्सेस R।
मतलब कि इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ आपको प्लॉट करना है और रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ग्राफ आपको प्लॉट करना है। केवल आर का ग्राफ अगर आप पता है तो ये ग्राफ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों ग्राफ आप लॉजिकली प्लॉट कर सकते हो। किस तरीके से? आर का ग्राफ पता है और आर का ग्राफ बेसिकली दोनों फेज में चलता है, पॉजिटिव और नेगेटिव फेज में। आर यहां पे एक तरीके से क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन वेव है इसका एम्पलीट्यूड हो सकता है। इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या रिप्रेजेंट करता है? रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट एनी पॉइंट फ्रॉम न्यूक्लियस। जैसे मान लो कि ये न्यूक्लियस है और ये कोई पॉइंट है अपने पास, इस पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो सकती है? तो इस पॉइंट पे जितना भी रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो सकता है वो किससे हम इंडिकेट करते हैं? आर स्क्वायर से। सिमिलरली और क्या है अपने पास? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं? रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। देख लो, ढंग से लिखो। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है उसके डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? जैसे मान लो कि एक न्यूक्लियस है और आपको इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का यहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये आपको निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हो? रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लो और इस रेडियस से इस रेडियस तक इसको इंटीग्रेट कर दो, जो भी वैल्यू आएगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस पर्टिकुलर रीजन। इसको कहां से निकाल सकते हैं? रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से। तो अगर आर का ग्राफ आपको पता है तो आर स्क्वायर का ग्राफ कैसे आएगा? देखना, जो ग्राफ एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है किसी वैल्यू से, लेट अस से कि 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। मतलब एक्सिस से स्टार्ट होगा तो वापस से कहां से स्टार्ट होगा? एक्सिस से ही स्टार्ट होगा। तो एस ऑर्बिटल के लिए कहां से स्टार्ट होगा? एक्सिस से। और पी डी एफ ऑर्बिटल के लिए कहां से स्टार्ट होगा? 0 से। क्यों? क्योंकि पी डी एफ ऑर्बिटल के लिए रेडियल वेव फंक्शन का ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है। 0 का स्क्वायर करोगे तो वापस से कितना आएगा? 0। सिमिलरली सारी नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव में चली जाएंगी। जितनी बार ये पहले कट कर रहा था उतनी बार ही बाद में कट करेगा, क्योंकि जहां कट कर रहा है वहां आर की वैल्यू 0 है तो आर स्क्वायर का वैल्यू भी क्या होगा? 0। सिमिलरली 3s ऑर्बिटल के लिए बनाना है तो ये तो हटा देता हूं, अब इसका तो कोई यूटिलाइजेशन रहा नहीं। अब पीआर का जो ग्राफ आप बताते हो, पीआर मतलब रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इस आर स्क्वायर के ग्राफ को किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 पाई आर स्क्वायर से। तो देखना, जैसे जैसे न्यूक्लियस से आगे जाते जाएंगे डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस बढ़ता जाएगा। डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस बढ़ता जाएगा तो ये मैग्नीट्यूड थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ज्यादा मैग्नीट्यूड का जो नंबर है इसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली ओवरऑल नंबर क्या आएगा? ज्यादा। तो यहाँ पे जो अपने पास ग्राफ्स बनेंगे उस ग्राफ्स की जो पीक है वो सक्सेसिवली इंक्रीज करनी चाहिए, क्योंकि आर की वैल्यू आप इंक्रीज करते जा रहे हो तो ये जो टोटल वैल्यू है ये इंक्रीज करता जाएगा। सिमिलरली आर की वैल्यू अगर आपने 0 पुट कर दिया, न्यूक्लियस की अगर बात कर दी, तो ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में आर स्क्वायर जो है इसका मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर आप इसे 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे एस ऑर्बिटल के लिए आर स्क्वायर का ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है? एक्सिस से, मतलब किसी वैल्यू से स्टार्ट होता है। और इस वैल्यू को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसकी वजह से, तो ये ग्राफ भी कहां से स्टार्ट होने लग जाएगा? 0 से। तो यहां बेसिकली अगर पीआर की बात करें तो पीआर के सारे ग्राफ कहां से स्टार्ट होंगे? 0 से। कितनी बार कट करेंगे? रेडियल नोड जितना भी होगा उतनी बार कट करेंगे और बेसिकली सक्सेसिवली यहाँ पे ये जो पीक्स है ये इंक्रीज होती जाएंगी, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीज हो रहा है, आर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये बेसिकली हायर नंबर है, हायर नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर इंक्रीज होता जाएगा। तो ये हमने पता कर लिया। अब आ जाते हैं 3s का जो ग्राफ है, आर स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ बनाना है और 3s के लिए 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर वर्सेस कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ आपको बनाना है। 2 रेडियल नोड पे आपको कट करना है। आर स्क्वायर के लिए ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? एक्सिस से। तो ये आंसर हो गया अपने पास। ये 1 रेडियल नोड या 2 रेडियल नोड कहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं? एक्सिस से, मतलब एस ऑर्बिटल का ग्राफ है, 2 रेडियल नोड है, 3s का ही ग्राफ होगा। यहां पे सारे ग्राफ कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से। कितनी बार कट करना है? 2 बार। और सक्सेसिवली ये जो पीक से ये इंक्रीज करना है।
ये ग्राफ किसका होगा 1 2 2 रेडियल नोड है 1s + 2 3s का ग्राफ हो सकता है। इनफैक्ट एस पी डी एफ सारे ग्राफ इसके लिए, इस फंक्शन के लिए 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ये बाकी किसी और ऑर्बिटल का ग्राफ भी हो सकता है जिनके पास 2 रेडियल नोड होता है। तो 3s के साथ साथ और किसका होता है 4p का, 5d का, 6f का, या 7g का, या 8h का, या 9i का, किसी भी ऑर्बिटल का ग्राफ हो सकता है, क्योंकि इन सब ऑर्बिटल के लिए कितनी रेडियल नोड आ रही है 2। और ये ग्राफ हमने किसका बना दिया, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पीआर का। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इस क्वेश्चन से श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन, इस टॉपिक में जो आपने ग्राफ्स पढ़े थे, ये सारे ग्राफ्स आपने वापस से रिकॉल कर लिए। ये ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं के ऊपर बेस्ड जे एडवांस में क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास क्या दे रखा है, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखा है और सिंगल करेक्ट टाइप नहीं है, मल्टीपल करेक्ट टाइप है। तो एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। सारे ऑप्शंस आप एक बार अच्छे से देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर 3D XY ऑर्बिटल। क्वेश्चंस आपके पास हैं, अच्छे से आप पढ़ो इसे। 3D XY, तो DXY ऑर्बिटल हम किस तरीके से बनाते हैं अच्छे से आना चाहिए। DXY ऑर्बिटल में एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी नहीं होता, एक्सिस के बीच में होता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेसिकली इस तरीके से होता है। टोटल 4 लॉब्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। 3D XY कब, जब ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट आप देखो, ऑर्बिटल हैज 2 नोडल प्लेन XY एंड YZ। 2 नोडल प्लेन XY और YZ। तो नोडल प्लेन बेसिकली D के लिए 2 ही होते हैं। नोडल प्लेन का मतलब क्या होता है, एंगुलर नोड होता है। और D के लिए L का वैल्यू कितना है 2, एंगुलर नोड और L दोनों इक्वल होते हैं। तो L = 2, एंगुलर नोड = 2, दैट मीन्स नोडल प्लेन कितने हो जाएंगे 2। कौन कौन से नोडल प्लेन होंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 है। ये कौन सा एक्सिस है Z। तो 2 एक्सिस से मिलकर एक प्लेन बनता है। तो एक तो ये क्या हो गया YZ प्लेन, और एक ये क्या हो गया XZ प्लेन। YZ और XZ है ये दोनों नोडल प्लेन होंगे 3D XY ऑर्बिटल के लिए। बिल्कुल सही है। मिनिमम प्रोबेबिलिटी लाई अलोंग थीटा = 45, बिल्कुल गलत है भाई। थीटा = 45 पे तो ये लॉब्स आएंगे, यहां बेसिकली इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है। और ये क्या बोल रहा है, मिनिमम प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल गलत है, ये तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। थर्ड ऑप्शन आप देखिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट साइन ऑफ एम्पलीट्यूड वेव। साइन ऑफ एम्पलीट्यूड वेव, तो साइन नहीं रिप्रेजेंट करता, फेज रिप्रेजेंट करता है। इट इज अ नॉन एक्शियल ऑर्बिटल, बिल्कुल नॉन एक्शियल ऑर्बिटल। एक्शियल ऑर्बिटल तो क्या होता है 3D x²y²। 3D x²y² में x और y एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है। इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कॉलम मैच क्वेश्चन है, अगेन श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन के ऊपर ही बेस्ड है। इधर आपके पास 4 ऑप्शन है और इधर आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसमें 4s, 5py, 3s और 6dxy, ये 4 ऑर्बिटल के नाम बता रखे हैं। इन चारों ऑर्बिटल के लिए इधर वाले कॉलम में कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है। इंफॉर्मेशन बेसिकली क्या है, पहला तो बना रखा है रेडियल वेव फंक्शन का ग्राफ विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। ये कुछ ऐसा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, एक्सिस से, मतलब एस ऑर्बिटल का ग्राफ है। और कितनी बार ये इस एक्सिस को एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स यहाँ पे रेडियल नोड आएगा। तो 1s + 3 दैट इज इक्वल टू 4s। बताइए 4s के लिए 3 रेडियल नोड कहाँ पे आता है, 4s और 3s के बीच में, 3s और 2h के बीच में, 2s और 1s के बीच में। ऐसा मत बोल देना कि सर 0 मतलब कि न्यूक्लियस और 1s के बीच में रेडियल नोड होता है, बिल्कुल गलत। न्यूक्लियस के जस्ट बाहर जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं उसी को तो अपन क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। और अगर ये इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी स्फेरिकल शेप में है तो कौन सा ऑर्बिटल बोल देते हैं, 1s ऑर्बिटल। तो टोटल 4s के लिए कितने रेडियल नोड होते हैं, 3। तो यहाँ पे 4s ऑर्बिटल का ग्राफ आ गया ये। तो ये तो इससे मैच कर गया, 5py से मैच नहीं करेगा, 3s से मैच नहीं करेगा, 3dxy से मैच नहीं करेगा। p और d के ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होते हैं, एक्सिस से, 0 से। और s ऑर्बिटल के ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होते हैं, एक्सिस से।
तो ये एक्सिस से स्टार्ट हो रहा था, तो मैंने पता कर लिया कि s ऑर्बिटल का ग्राफ है, या तो 4s का हो सकता है या 3s का हो सकता है। 3s के लिए रेडियल नोड अपने पास कितना आएगा 2, और 4s के लिए रेडियल नोड कितना आएगा 3। ये 3 टाइम्स x एक्सिस को कट कर रहा है, दैट मीन्स 3 रेडियल नोड है, तो 4s का ग्राफ हो गया। अगला अपने पास ग्राफ है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, और ये ग्राफ आपको दे रखा है कुछ ऐसा 1 2 3 3 टाइम्स ये कट कर रहा है, और 4th टाइम ये कट नहीं कर रहा है, सीधा इनफाइनाइट पे जाके मीट करेगा। 3 टाइम्स कट कर रहा है, तो रेडियल नोड कितना हो गया बेटा 3। और रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए सभी ऑर्बिटल के ग्राफ 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 1s + 3 किसका ग्राफ हो सकता है, 4s का हो सकता है, 5p का हो सकता है, 6d का हो सकता है, 7f का हो सकता है, इस तरीके से। तो 4s भी दे रखा है, 5p भी दे रखा है, 6d भी दे रखा है, तो ये तो तीनों से मैच करेगा। ठीक है, अगला ऑप्शन आप देखिए, एंगुलर प्रोबेबिलिटी इज डिपेंडेंट ऑन थीटा। एंगुलर प्रोबेबिलिटी का मतलब कहां से आएगा, एंगुलर वेव फंक्शन से आएगा। इलेक्ट्रॉन के लिए अपने पास क्या होता है, श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन होता है ना, या श्रोडिंजर्स वेव फंक्शन आप उसे बोलते हो। इसको जब आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट में लेके जाते हो, तो r थीटा फाई के टर्म में यहाँ पे फंक्शन बनता है। इस फंक्शन को आप इस तरीके से बाइफरकेट कर लेते हो। एक फंक्शन में केवल क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, मतलब कि स्मॉल r के टर्म में फंक्शन आता है, क्या बोलते हैं, रेडियल वेव फंक्शन। एक में केवल थीटा और फाई, मतलब साइन थीटा कॉस फाई साइन फाई ऐसा आता है, इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर वेव फंक्शन। तो एंगुलर वेव फंक्शन में आपने देखा ही होगा कि जो अपने पास x, जैसे मान लो कि px ऑर्बिटल है, py ऑर्बिटल है, pz ऑर्बिटल है या s ऑर्बिटल है, तो इसमें क्या आएगा, साइन थीटा कॉस फाई जो भी आएगा, इसमें क्या आएगा, साइन फाई या कॉस थीटा जो भी आएगा। और pz में बेसिकली थीटा आता है, फाई नहीं आता है। और s ऑर्बिटल तो क्या होता है, एंगल के साथ इंडिपेंडेंट होता है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता है। s ऑर्बिटल स्फेरिकल है, तो हर किसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, हर किसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। तो यहाँ पर थीटा से इंडिपेंडेंट आता है s ऑर्बिटल। तो एंगुलर प्रोबेबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो एंगुलर प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट है थीटा के। s ऑर्बिटल की बात कर रहा है, तो 4s हो सकता है, 3s हो सकता है, और डी ऑप्शन अपने पास, ये सी ऑप्शन था। At least one angular node is present. At least one angular node. Angular node क्या होता है, L equal to angular node होता है। At least one present है, तो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो L equal to 1 मतलब P की बात हो सकती है, L equal to 2 D की बात हो सकती है, L equal to 0 S की बात नहीं हो सकती है। तो यहाँ कौन मैच करेगा, 5py और 6dxy मैच करेगा। तो सी और डी ऑप्शन तो बहुत इजी थे, थ्योरेटिकल है। और फर्स्ट के दोनों ऑप्शन में आपको ये पता करना है कि रेडियल वेव फंक्शन और रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का हर किसी ऑर्बिटल के लिए विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस क्या ग्राफ आता है। तो ये क्वेश्चंस आपने डिस्कस किए हैं। ये सारे क्वेश्चंस या तो क्वांटम नंबर्स के ऊपर बेस्ड हैं या फिर श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अब ये वापस से कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, इंटीजर टाइप सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में वापस बोहर मॉडल भी आ ही जाएगा, और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से पढ़ना। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन नेक्स्ट 5 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे है, थोड़ा इजी क्वेश्चन है ये तो। इसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। फोटॉन्स ऑफ 310 नैनोमीटर स्ट्राइक्स अ मेटल सरफेस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, केवल आपको क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दे रखा है उसको अच्छे से पता करना है। स्ट्राइक्स अ मेटल सरफेस, ठीक है। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर आप मेटल सरफेस पे कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्राइक करेगा तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल के भाग सकता है। केवल इतना रिक्वायरमेंट है कि मेटल का जो वर्क फंक्शन है, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, उससे ज़्यादा एनर्जी का फोटोन यहाँ पर स्ट्राइक करना चाहिए।
तो फोटोन हम कितने का स्ट्राइक कर रहे हैं, 310 नैनोमीटर का। तो 310 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 3100 एंगस्ट्रॉम होता है। इस लैम्डा का फोटोन यहाँ पे स्ट्राइक हो रहा है, और इस लैम्डा के रेस्पेक्ट में फोटोन की क्या एनर्जी हो सकती है, E इक्वल टू एच बाई लैम्डा होता है। इसको और क्या बोल सकते हैं, 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई 3100 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम गया, ये कितना चला गया 4 टाइम्स, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस एनर्जी के साथ ये फोटोन स्ट्राइक कर रहा है। अब आपको ये पता करना है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या हो सकता है जब फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से कुछ एनर्जी तो यूटिलाइज होगा और कुछ एनर्जी लेफ्ट होगा। इस लेफ्ट एनर्जी को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। यूटिलाइज क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है मेटल सरफेस में, तो थोड़ा बहुत वर्क तो करना पड़ेगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी तो देनी पड़ेगी। उस थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू भी आप नहीं निकाल सकते। इसके लिए आपको एक ग्राफ प्लॉट करके दे रखा है, के मैक्स इज इक्वल टू। अब इस ग्राफ से अगर आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है तो अच्छी बात है। ये ग्राफ अपने पास किसका है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंटेड फोटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंटेड फोटोन। और इसमें यहां पे कुछ इंडिकेट कर रखा है, ये इंटरसेप्ट दे रखा है -2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो शायद इस इंटरसेप्ट का कुछ मतलब हो। बताइए, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंटेड फोटोन, यहाँ पे कोई रिलेशनशिप प्रेजेंट है क्या? क्योंकि उसी रिलेशनशिप से ये ग्राफ बना है, और तभी उस रिलेशनशिप से -2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हमें पता चल सकता है। तो बताइए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकता है? जितनी एनर्जी आप प्रोवाइड करवा रहे हो गिवन माइनस यूटिलाइज्ड, तो बाकी का जो एनर्जी बचेगा वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास एज अ काइनेटिक एनर्जी में स्टोर हो जाता है। गिवन कितना होता है, फोटोन की एनर्जी कितनी देते हैं, एच न्यू। यूटिलाइज्ड कितना होता है, एच न्यू नॉट। न्यू नॉट अपने पास क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में जो एनर्जी होता है उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है, वर्क फंक्शन। This is the minimum this is the minimum energy which is required to eject photoelectron from a metal surface। तो इतनी एनर्जी तो देनी है, इतनी हम दे रहे हैं। अगर ये जो दे रहे हैं ये ज्यादा है, तो यहाँ पे कुछ एनर्जी लेफ्ट होगा, वो लेफ्ट एनर्जी को क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो इन दोनों के बीच में अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो इंटरसेप्ट कितना आएगा, -h-0, और -h-0 की वैल्यू कितनी है, 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो h-0 अपने पास कितना आ गया, 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यही क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है। तो इस ग्राफ से आपको क्या पता चल गया कि इस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन कितना है, एनर्जी हम कितनी प्रोवाइड करवा रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये यूटिलाइज कर लेगा। यूटिलाइज करने के बाद इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से निकल जाएगा, और बाकी की जो एनर्जी है 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इस इलेक्ट्रॉन के पास एज अ काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 - 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। और जो ग्राफ आपको दे रखा था, इस ग्राफ से बेसिकली आपने पता क्या किया कि जो इंटरसेप्ट की वैल्यू है -2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एक्चुअली में आपको क्या दे रखा था, वर्क फंक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब बोहर मॉडल पे ही आना है वापस। क्वेश्चन आप अच्छे से देख लो। इफ n1 n2 बाउंड्री वैल्यूज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बाउंड्री वैल्यू का मतलब क्या है कि एक अपर लेवल आपको दे रखा है, एक लोअर लेवल आपको दे रखा है, और इसी के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता रहता है। इफ n1 n2 आर बाउंड्री वैल्यूज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ अ पोर्शन ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता रहता है, ट्रांजिशन होता रहता है। तो ट्रांजिशन होगा तो बेसिकली इमिशन की बात कर रहा है ना, तो हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल पे। एनर्जी इमिट होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से डिफरेंट वेवलेंथ हो सकते हैं, तो उसी को आप क्या बोलोगे, इमिशन स्पेक्ट्रम। डिटरमाइन वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू लॉन्गेस्ट लैम्डा, लॉन्गेस्ट लैम्डा। और ये अपने पास बाउंड्री वैल्यू क्या दे रखी है, n1 n2 के बीच में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है। n1 n2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, n2 + n1 दैट इज इक्वल टू 7, n2 - n1 दैट इज इक्वल टू 3। तो ये तो बहुत इजी आ जाएगा, लीनियर इक्वेशन है, दोनों का सम कर दो तो n2 इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास,
7 प्लस 3 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 5 आ गया, 5 की वैल्यू पुट करो तो n1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, 2 3 4 5, 5 में इलेक्ट्रॉन बैठा है, मैक्सिमम कहाँ तक आ सकता है, 1 तक। तो 5 माइनस 2 दैट इज 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1 4, 4 इंटू 3 कितना हो जाता है, 12 डिवाइडेड बाई 2, 6 लाइन्स आ सकती हैं मैक्सिमम। और ये सारी लाइन्स हम चाहें तो बना भी सकते हैं, बहुत ही लॉजिकली बनाया करो। जैसे कि मान लो कि सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गिरेगा, 2 पे। 2 पे कहाँ से गिर सकता है, 5 से, 4 से भी गिर सकता है। अब आप बोलोगे कि सर 4 पे तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 से इलेक्ट्रॉन गिर के 4 पे आ सकता है, फिर 4 से कहाँ पे जा सकता है, 2 पे, फिर कहाँ से आ सकता है, 3 पे। इस तरीके से लॉजिकली बना लिया करो सारी की सारी लाइन्स। 3 पे कहाँ से गिर सकता है, 4 से भी गिर सकता है, 5 से भी गिर सकता है, 4 पे कहाँ पे गिर सकता है, 5 से गिर सकता है। टोटल लाइन्स आप काउंट कर लो, 6 हैं। अब इन 6 लाइन्स के रेस्पेक्ट में आपको एक ऐसी लाइन बतानी है जिसके लिए लैम्डा लॉन्गेस्ट होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन एक हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट पे ट्रांसमिशन करेगा तो एनर्जी रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, और फोटॉन्स का एनर्जी क्या होता है, hc बाई लैम्डा। लैम्डा आपको ज्यादा चाहिए तो एनर्जी का जो डिफरेंस है वो कम आना चाहिए। तो बताइए सबसे कम एनर्जी डिफरेंस कहां पे आएगा। ये लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि बोहर मॉडल में, बोहर एटम में इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा नीचे गिरेगा, जितना ज्यादा लोअर एक्साइटेड स्टेट में आएगा, एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, उतना ही मैक्सिमम होगा। और जितना ऊपर ही ट्रांजिशन करता रहेगा, अपर साइड में अगर इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन होता रहेंगे तो यहां पर एनर्जी के डिफरेंस क्या आएंगे, मिनिमम। तो इसी के रेस्पेक्ट में आपको बात करना है, लैम्डा हाईएस्ट है तो एनर्जी का डिफरेंस क्या आना चाहिए, मिनिमम। बताइए मिनिमम एनर्जी का डिफरेंस कहां आ सकता है, जब बहुत ऊपर ट्रांजिशन हो। ऊपर अपने पास क्या है, मैक्सिमम 4, 5 तो हो नहीं सकता क्योंकि 5 पे तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन करके नीचे तो आना ही है। तो सबसे ऊपर ट्रांजिशन कहां हो सकता है, 4 पे। कहां से हो सकता है, 5 से। तो 5 to 4 जब आएगा तो यहां पे लॉन्गेस्ट लैम्डा आएगा, 5 to 4 लॉन्गेस्ट लैम्डा। और ये लैम्डा की वैल्यू क्या आ सकती है, ये बेसिकली आप 2 तरीके से निकाल सकते हो। कैसे, एक तो हम रिडबर्ग कांस्टेंट वाला फॉर्मूला लगा लें। रिडबर्ग कांस्टेंट वाला फॉर्मूला क्या बोलता है कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में ट्रांसमिशन करता है तो बेसिकली अगर आपको हायर एक्साइटेड स्टेट का n2 पता हो, लोअर एक्साइटेड स्टेट का n1 पता हो, इन दोनों की वैल्यू अगर आपको पता हो, बोहर एटम का एटॉमिक नंबर आपको बताओ, तो आप लैम्डा बता सकते हो कि जब यहां से यहां पे ट्रांसमिशन होगा तो जो भी फोटोन इमिट होगा उस फोटोन का लैम्डा क्या होगा। क्या फॉर्मूला आता है, RH इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। एक तो ऐसे बता सकते हैं, बस आपको ट्रांजिशन पता करना था 5 to 4, ठीक है, यही है। और कैसे बता सकते हैं, 5 to 4 आ रहा है तो E5 माइनस E4 इतना एनर्जी रिलीज होगा। ये एनर्जी किसकी फॉर्म में रिलीज होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एनर्जी किसके पास होता है, फोटोन के पास। और फोटोन के पास मैक्सिमम एनर्जी क्या हो सकता है, hc बाई लैम्डा। बताइए कितना एनर्जी रिलीज होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर, 1 स्क्वायर ये तो कॉमन आ जाएगा, और 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 16 माइनस 1 अपॉन 25। तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी hc बाई लैम्डा से। h की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, यहाँ से लैम्डा फाइंड आउट कर लो, इधर से लैम्डा निकालो या इधर से लैम्डा निकालो, आंसर सेम ही आने वाला है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है बोहर मॉडल का आज के लेक्चर में, ये तो बहुत इजीली सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे रखी है, केवल आपको हाइड्रोजन एटम को अच्छे से एनालाइज करना है। मतलब यहां पर इक्वेशंस नहीं बनेंगी, आपको एनालाइज करना है कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। थ्योरेटिकली आंसर आपको बताना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन इन अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मैक्स ट्रांजिशन from a state n equal to x to some lower excited state, n equal to x से थोड़ा lower excited state में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। ठीक है, ये lower excited state n equal to 1 नहीं हो सकता क्योंकि n equal to 1 को तो हम क्या बोलते हैं, ground state। Emission spectrum from the sample is found to contain lines belonging to a particular series। किसी एक पर्टिकुलर सीरीज की लाइन ही हम यहां पे देखते हैं। जैसे मान लो कि कहीं ऊपर से आ रहा है और n equal to 3 पे आ रहा है, तो लाइमन बामर
पाश्चन सीरीज की लाइंस ही आपको मिलती हैं। वैसे लाइंस तो और भी मिल सकती है, लेकिन इसने बोला है कि पाश्चन सीरीज की लाइंस ही आपको मिल सकती हैं। और ये तो मैंने बेसिकली एक एग्जांपल दिया है, लाइमन भी हो सकता है, बामर भी हो सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर सीरीज की लाइंस पे आपको फोकस करना है। मतलब जैसे मान लो कि 4 से आ सकता है, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, कहीं से भी आ सकता है, लेकिन n = 3 पे ही आएगा। तो इन्हीं पर्टिकुलर लाइंस पे आपको ध्यान देना है, एक ही पर्टिकुलर सीरीज की लाइंस पे, ठीक है। इफ वन फोटोन हैड एन एनर्जी ऑफ 0.6375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी है, विच इज 3/4 इंटू 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। वन ऑफ द फोटोन एनर्जी, देन वैल्यू ऑफ एक्स इज हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, किसी एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, किसी लोअर एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, एक ही टाइप की लाइंस की ये बात कर रहा है, और इन सारी लाइंस में एक फोटोन की एनर्जी इतनी है। तो आपको ये गैस करना है कि एक्स की वैल्यू, मतलब कि इलेक्ट्रॉन शुरुआत में बैठा हुआ कहां पे है। तो बताओ ये कैसे हो सकता है। तो अब आप गैस करो। 6.6375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी रिलीज होना चाहिए, तो बेसिकली दो स्टेट के बीच में इतना एनर्जी डिफरेंस आना चाहिए, विच इज इक्वल टू 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय 3/4। अब देखना ध्यान से, हाइड्रोजन में n = 1 2 3 4 5 का एनर्जी कितना होता है? इसका होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका होता है -3.4 -1.5 -0.85। चलो बताओ, जैसे मान लो कि लाइमन सीरीज की लाइंस की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी गिर सकता है, लेकिन गिरना कहां पे है? 1 पे। तो बताइए मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस और मिनिमम एनर्जी डिफरेंस क्या हो सकता है? मिनिमम तो कितना हो सकता है? 2 से 1 पे गिरे, और मैक्सिमम कितना हो सकता है? इनफाइनाइट से 1 पे गिरे। इनफाइनाइट से 1 0 -13.6, तो ये कितना डिफरेंस आ सकता है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मिनिमम कितना हो सकता है? 2 to 1 -3.4 -13.6, ये कितना आ सकता है? 10.2। तो इसके बीच में जितनी भी लाइंस होंगी, मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस और मिनिमम एनर्जी डिफरेंस के बीच में जितनी भी लाइमन सीरीज की लाइंस होंगी, उनका एनर्जी डिफरेंस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में हो सकता है। तो कभी ये 0.6375 तो हो ही नहीं सकता। तो क्या पता चल गया कि लाइमन सीरीज की लाइंस तो नहीं हो सकती है। सिमिलरली आप चेक करो कि बामर सीरीज की क्या हो सकती है, क्या या पाश्चन सीरीज की हो सकती है, या ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, हम्फ्री सीरीज, कहां की लाइंस हो सकती है? तो अब यहां पे देखना, अगर बामर सीरीज की लाइंस है तो मैक्सिमम डिफरेंस कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट टू 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस आएगा। मिनिमम डिफरेंस कितना आएगा? 1.5 और 3.4, 2.1 का डिफरेंस आ जाएगा, सॉरी 1.9 का डिफरेंस आ जाएगा। तो 1.9 से 3.4, ऐसा फोटोन तो कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो एनर्जी का डिफरेंस और कम है 3 पे। 1.5 से इनफाइनाइट कितना होता है? 1.5, तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैक्सिमम एनर्जी का डिफरेंस हो सकता है। और मिनिमम कितना हो सकता है? 4 to 3 पाश्चन सीरीज के लिए। तो 1.5 माइनस 0.85 कितना हो जाएगा? ये 0.65 हो जाएगा, और ये 0.63 है। तो यहां पर भी जो ये डिफरेंस है ये कभी आ नहीं सकता। अब आ जाते हैं हम n = 4 पे। तो n = 4 पे क्या एनर्जी लेवल है? -0.85। इसके ऊपर क्या होगा? इससे कम ही होगा ना, 16 हो गया ना ये, हाँ, तो ये होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 25। तो बताओ n = 4 है, n = 5 है, और ये n = इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट से 4 तक का डिफरेंस कितना आएगा? 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना आ सकता है अपने पास? -13.6 डिवाइडेड बाई 16 बोल देता हूं मैं इसको, थोड़ा कम ही आएगा बेसिकली। और इसके बीच में 0.6375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस आ सकता है। तो आपको यह पता चल गया कि ये एनर्जी डिफरेंस अगर आपको लाना है तो केवल कौन सी सीरीज की लाइंस हो सकती है? बामर सीरीज की, सॉरी बामर नहीं, ब्रैकेट सीरीज की। क्योंकि ब्रैकेट सीरीज की लाइंस के लिए जो मैक्सिमम और मिनिमम एनर्जी का जो डिफरेंस है उसके बीच में 0.6375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी डिफरेंस लाई करता है। और बेसिकली कोई भी लाइन हो सकती है, वन ऑफ द फोटोन्स की लाइन है ये। 4 पे गिरना है तो 5 से भी गिर सकता है, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी, 9 से भी, कहीं से भी गिर रहा है ये। लेकिन केवल ब्रैकेट सीरीज की लाइंस हो सकती हैं, केवल ब्रैकेट सीरीज की लाइंस ही बनानी है, ऐसा क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। एक ही सीरीज की लाइन बनानी है, और जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऊपर से नीचे तक होगा तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी इमिट होना चाहिए। तो बताओ ये कैसे हो सकता है?
तो कहीं से भी अगर n1 से लेके n2 तक, सॉरी n2 से लेके n1 तक अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो कितना एनर्जी डिफरेंस आता है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर, 1 स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये एनर्जी डिफरेंस आता है। और ये एनर्जी डिफरेंस आपको कितना लाना है? 0.6375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज इक्वल टू 3/4 इंटू 0.85। थोड़ा इसको और अच्छे से लिखूं मैं तो 3/4 या 0.85 कितना होता है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 16 होता है। 3/4 कितना होता है? 1/1/4। तो बताओ ये कब हो सकता है? अब आपको n1 और n2 की वैल्यू गैस करनी है, और इसमें से आपको n1 की वैल्यू तो पता चल चुकी है 1/4 स्क्वायर, क्योंकि गिरना कहाँ पे? n = 4 पे, ब्रैकेट सीरीज की लाइंस की बात कर रहे हैं। तो बताइए n2 की वैल्यू क्या हो सकती है? 13.6 यहाँ पे भी है, 14, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 कॉमन आना चाहिए बेसिकली यहाँ पे, और 1/4 आना चाहिए। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर तो है ही सही, तो यहाँ कितना होना चाहिए? 8, n = 8 होना चाहिए। देखना 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1/4 स्क्वायर कितना हो गया? 16, 1/8 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1/16 कॉमन आ गया, 1 - 1/4 एग्जैक्टली यही बन रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट सीरीज का लाइन होना चाहिए जिसमें n = 8 से n = 4 तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो, ताकि इस पर्टिकुलर ट्रांजिशन के रेस्पेक्ट में जो एनर्जी डिफरेंस है वो 0.6375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ पाए। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली थ्योरेटिकल था, सारी पॉसिबिलिटीज आपने एक्सप्लोर करी है, तब जाके आपको पता चला है कि कौन सी लाइन हो सकती है या कौन सी सीरीज की लाइन हो सकती है। अब उस सीरीज की सारी लाइंस में आपने देखा कि कौन सी लाइन के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी डिफरेंस 0.6375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन था बेसिकली, और टाइम भी इसमें बहुत ज्यादा लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब अगला क्वेश्चन आप देखना अच्छे से। अ हाइड्रोजन लाइक एटम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या दे रखा है? ZH लाइक है, तो बोहर मॉडल आपको अप्लाई करना है। इज इन हायर एक्साइटेड स्टेट ऑफ अ क्वांटम नंबर n, ठीक है, एंड दिस एक्साइटेड स्टेट of atom can make transition to first excited state by successively emitting 2 photons of 10.2 electron volt and 17.0 electron volt। कहाँ तक एक्साइटेड स्टेट में से ट्रांजिशन करना है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब कहीं ऊपर है, लेटर से कि n2 में है ये, और n1 में जाना है। n1 आपको क्या दे रखा है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया? n1 = 2। तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन यहां पे आ रहा है ना, तो ये डायरेक्ट कूद नहीं रहा है, ये ऐसे दो हिस्सों में कूद रहा है, सक्सेसिवली इस तरीके से कूद रहा है। तो कितना एनर्जी इमिट कर रहा है? ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 17.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक ही बार में कूदेगा तो कितना एनर्जी इमिट होगा? 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों को कंबाइन कर दिया, तो n2 की वैल्यू आपको निकालनी है, और एनर्जी का डिफरेंस आपको दे रखा है। लेकिन ये आंसर नहीं आएगा, उसका रीजन मैं बता देता हूं कि लेटर से कि यहाँ n2 से लेके n1 तक आ रहा है, एनर्जी का डिफरेंस आपको पता है, और H लाइक एटम दे रखा है, मतलब Z की वैल्यू आपके पास नहीं है, n2 की वैल्यू आपके पास नहीं है। इक्वेशन एक बनेगा, वेरिएबल दो है। इक्वेशन आप क्या बनाओगे? डेल्टा E = 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल्टा E क्या हो जाएगा? En2 माइनस En1 दैट इज इक्वल टू 27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें इक्वेशन कितनी आ जाएंगी? दो, सॉरी इक्वेशन कितना आ जाएगा? दो। वेरिएबल कितना होगा? एक। वेरिएबल क्या होगा? एक तो कौन से एनर्जी लेवल से ये आ रहा है, n2 की वैल्यू, और इस हाइड्रोजन लाइक बोहर मॉडल में जो एटम है उसका Z आपको पता नहीं है। तो इसके लिए आपको एक और इक्वेशन देना पड़ेगा, क्योंकि दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा। दो इक्वेशन इसने बना भी रखा है। फर्स्ट इक्वेशन आपने लिख लिया, अब सेकेंड इक्वेशन पे आ जाओ। सेकेंड इक्वेशन में भी ये यही बता रहा है कि इसी पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है लोअर एक्साइटेड स्टेट में, और लोअर एक्साइटेड स्टेट में जब ये जाएगा तो फाइनली से पहुंचना कहां पे है? अल्टरनेटिवली एटम मेक्स सम एक्साइटेड स्टेट, ट्रांजिशन मेक्स सम एक्साइटेड स्टेट to second excited state by successively emitting 2 photons of 4.25 and 5.95। सीधा नहीं कूद रहा है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n = 3 पे कूद रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कूद रहा है। कैसे कूद रहा है? सक्सेसिवली दो स्टेप में
कितनी एनर्जी इमिट हो गई 4.25 और 5.95, तो सीधा कूदेगा तो दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी। तो यहां से भी अपने पास इक्वेशन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, सॉरी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना एनर्जी इमिट होगा। और ये एनर्जी जो इमिट होगा वो किसके इक्वल होगा, एच सी बाई लैम्डा के। तो हम चाहें तो जितना एनर्जी यहाँ से इमिट हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में जो फोटोन इमिट हो रहा है उस फोटोन का वेवलेंथ भी पता कर सकते हैं, लेकिन वेवलेंथ हमें नहीं पता करना है, हटाओ। बताइए En2 माइनस E3 इज इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। बताइए इक्वेशन यहाँ से क्या बनेगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस अंदर रहने देता हूँ। ये हायर एक्साइटेड स्टेट है तो 1 अपॉन हायर वो लोअर नंबर आएगा, तो 1 अपॉन एन स्क्वायर में 1 अपॉन 3 स्क्वायर पहले आना चाहिए, तो 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन एन टू का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर, यहाँ पे n2 हायर नंबर है और n1 एंड की जिसकी वैल्यू 2 है ये लोअर नंबर है, तो ये पहले आना चाहिए, 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये अपने पास अगर आप सॉल्व करोगे ना, तो ये मैंने तो सॉल्व कर रखा है, 27.2 डिवाइडेड बाई 10.2, इसको आप क्या यूज करोगे, 8/3, एग्जैक्टली 8/3 आता है वो, और उसी से आपको सॉल्व करना है, दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो ये हो गया 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, ये हो गया 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 27.2 डिवाइडेड बाई 10.2, कितना हो जाएगा 8/3। कंप्लीटली आप इसे सॉल्व करोगे तो n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, और n2 की वैल्यू अगर आपको पता चलेगी तो z की वैल्यू पता कर सकते हो, या तो ये इक्वेशन यूज करो या ये इक्वेशन यूज करो, दोनों में से एक इक्वेशन आप यूज कर लो, z का वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगा 3। तो ये क्वेश्चन भी बेसिकली बहुत ही अच्छा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये, इन अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, हाइड्रोजन एटम का सैंपल है और ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इनमें इक्वेशंस बहुत ज्यादा नहीं बनानी है, थ्योरेटिकली एनालाइज करना है। इन अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन अ ग्राउंड स्टेट makes a transition from a excited state where path length is 5 times de Broglie wavelength, n equal to 1 में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये किसी एक्साइटेड स्टेट में जाता है, और कौन सी एक्साइटेड स्टेट में जाता है ये नहीं बता रखा है, लेकिन जब यहाँ पे इस एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन पहुंचता है तो इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे चक्कर लगाता है, तो इसका पाथ लेंथ कितना आता है 2πr, सर्कमफ्रेंस ही आता है, और ये जो पाथ लेंथ है लेट अस से कि nth एनर्जी लेवल में है, तो उस एनर्जी लेवल का रेडियस मैंने कितना कंसिडर कर लिया Rn, तो nth एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन का पाथ लेंथ कितना होगा 2πrn, ये आपको कितना दे रखा है 5 टाइम्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो 5 टाइम्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ दे रखा है। तो ये तो आपको वैसे ही अंदाजा लग गया, डी ब्रॉगली ने क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन अगर पहले एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है तो एक वेवलेंथ होगा, दूसरे एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है तो 2 वेवलेंथ होगा, और तीसरे एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है तो 3 वेवलेंथ होगा, यहाँ 5th एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है तो 5 वेवलेंथ है, और 5 वेवलेंथ का टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 5 इंटू लैम्डा, विच मस्ट बी इक्वल टू पाथ लेंथ। इससे ज्यादा तो उसका लेंथ कवर नहीं कर सकता ना, 2πr से ज्यादा तो कभी भी कवर नहीं हो सकता, तो n इक्वल टू किसकी बात हो गई 5 की। अब आगे आ जाते हैं, अब क्या है, इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन टू ग्राउंड स्टेट प्रोड्यूसिंग ऑल पॉसिबल फोटोन, n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 1 तक आ रहा है, प्रोड्यूसिंग ऑल पॉसिबल फोटोन्स, तो कितने यहाँ पे फोटोन्स या कितने डिफरेंट वेवलेंथ या कितने डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट होगी। फॉर्मूला क्या है लाइंस का, टोटल पॉसिबल लाइंस का डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, 4 इंटू 4 प्लस 1 5 डिवाइडेड बाई 2, टोटल 10 लाइंस होंगी। मैं चाहूँ तो इन 10 लाइंस को बहुत आसानी से बना सकता हूँ और बिना कोई कंफ्यूजन किए हुए एग्जैक्टली सही तरीके से और बहुत जल्दी इन 10 लाइंस को हम बना सकते हैं। उसका मेथड मैंने आपको क्या बता रखा है कि 5 है मैक्सिमम, और गिरना कहाँ पे, मिनिमम 1 पे, तो 1 पे कहाँ से गिरा जा सकता है 2 से, 3 से, 4 से और 5 से। अब आप बोलोगे कि सर 2 पे तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, 3 पे नहीं है, 4 पे नहीं है,
तो मैं बोल रहा हूँ कि 5 से कभी ना कभी 4 पे तो पहुंच ही जाएगा ना, तो वो सारी पॉसिबल लाइंस आपको काउंट करनी है। 2 पे कहाँ से आ सकते हैं, 3 से, 4 से, 5 से। 3 पे कहाँ से आ सकते हैं, 4 से, 5 से। और 4 पे कहाँ से आ सकते हैं, 5 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 लाइंस है ही है। अब आगे इसने क्या बोला है, इफ फोटॉन्स हैविंग सेकंड हाईएस्ट एनर्जी, ठीक है भाई, सेकंड हाईएस्ट एनर्जी, तो फोटोन के पास एनर्जी कब आती है, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गिरता है, तो जितना एनर्जी डिफरेंस यहां से आता है, जितना एनर्जी रिलीज होता है, वो फोटोन के पास चला जाता है। तो सेकंड हाईएस्ट एनर्जी डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं। इफ फोटॉन्स हैविंग सेकंड हाईएस्ट एनर्जी ऑफ दिस सैंपल used to excite electron present in a particular excited state of lithium 2+, then final excited state of lithium 2+ ion is, सेकंड हाईएस्ट एनर्जी की जो एनर्जी है, ये लिथियम 2+ के सैंपल पे आप गिरा रहे हो, यहां पे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है, तो ये कितना और ऊपर पहुंच सकता है। अभी आपको पहले ये पता करना पड़ेगा कि कितना एनर्जी डिफरेंस हम लिथियम 2+ को सप्लाई कर रहे हैं, और उसके बाद लिथियम 2+ में जो ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कौन सी एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है नहीं बता रखा, तो प्योरली गेस वर्क है ये, वो और ज्यादा एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, सेकंड हाईएस्ट एनर्जी। तो बताइए फर्स्ट हाईएस्ट एनर्जी क्या होगा, ये मैंने आपको बता रखा है बहुत अच्छे से कि जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, तो जितना नीचे ट्रांजिशन होगा, जितना लोअर आएगा, उतना ही ज्यादा डिफरेंस क्या होगा, हायर, और जितना ऊपर रह जाएगा उतना ही ज्यादा डिफरेंस क्या होगा, लोअर। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी का डिफरेंस कब आ सकता है, जब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी गिरे, लेकिन कहां पे गिरना चाहिए, 1 पर। तो बताइए सबसे ज्यादा डिफरेंस क्या आएगा, 5 to 1, तो उससे कम डिफरेंस क्या आएगा, 4 to 1। ये फर्स्ट हाईएस्ट एनर्जी डिफरेंस है, ये सेकंड हाईएस्ट एनर्जी डिफरेंस है, 4 to 1। तो E4 माइनस E1 इज सप्लाइड टू लिथियम 2+ इलेक्ट्रॉन, यहां पर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में है। तो कितनी एनर्जी में सप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z²। हाइड्रोजन की बात थी तो 1² इंटू 1/1 माइनस 1/16। ये एनर्जी मैं किसको दे रहा हूँ, लिथियम 2+ में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को। कहाँ से कहाँ जा रहा है, लेटर से कि N1 से लेके N2 तक जा रहा है, तो कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, N2 माइनस EN1। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z², 9 हो जाएगा लिथियम के लिए, और ये तो कॉमन आ जाएगा, 1/N1² माइनस 1/N2²। इधर से जो एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं, इधर जो भी एनर्जी का डिफरेंस है उसके इक्विवेलेंट आना चाहिए। तो प्योरली आपको गैस करना है N1 और N2 की वैल्यू, क्योंकि इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 2 है, तो आंसर तो नहीं आ सकता, गैस किया जा सकता है। ये हटा दो, यहाँ पे 9 ऑलरेडी मल्टीप्लाइड में है, तो 1/1/16 लाना है आपको, और 9 नीचे आना चाहिए। 1/1/16 कब आ सकता है, 1/1² माइनस 1/4², और ऊपर 9 ऑलरेडी प्रेजेंट, इस 9 को कैंसिल आउट करना है, तो नीचे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 जब अंदर जाएगा तो 3 का स्क्वायर अंदर चला जाएगा, तो 1/1² इंटू 3² 1/4² इंटू 3², ऐसा कुछ है ये। तो 1/3² हो जाएगा, 1/4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, 16 मल्टीप्लाइड बाई 9 144, ठीक है। तो ये कितना आना चाहिए, 1/3² माइनस 1/12²। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि लिथियम 2+ में n=3 में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसको n=12 तक अगर पहुंचाएंगे तो एग्जैक्टली उतना ही एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा जितना यहाँ से सेकंड हाईएस्ट एनर्जी रिलीज हुआ था। वापस से चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक, क्या ये इक्वलाइज भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। सेकंड हाईएस्ट एनर्जी कितना था, E4 माइनस E1, इधर से रिलीज हुआ था हाइड्रोजन एटम से, और यहाँ 3 से कहाँ पहुंचा रहे हैं, 12 में लिथियम 2+ में। दोनों एनर्जी का डिफरेंस इक्वल है या नहीं है, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई Z² कितना हो जाएगा, लिथियम के लिए 9, 1/3² 1/9 माइनस 1/12², 144, ठीक है। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z² कितना हो गया, 1² हाइड्रोजन के लिए, 1/1 माइनस 1/16, 9 तो कॉमन आ गया ना, तो ये कितना हो जाएगा, 1/1/16 ही हो गया, 1/1 माइनस 1/16, 9 से 9 क्रॉस हो गया, और ये दोनों वैल्यूज एग्जैक्टली इक्वल है। तो लास्ट क्वेश्चन में प्योरली आपको गेस करके बताना था कि लिथियम 2+ में इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट हो सकता है, और एनर्जी को रिसीव करने के बाद कौन सा एनर्जी लेवल में जा सकता है। तो यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो रिविजन है ये कंप्लीट हो चुका है। थ्योरी हमने लेक्चर 1 में रिवाइज कर लिया था, और लेक्चर 2 और 3 में, दोनों लेक्चर में कंप्लीटली क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हमने किया है।